नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की यूनिट 4 के बारे में। और यूनिट 4 का जो टॉपिक्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे हैं। तो फर्स्ट टॉपिक आपका है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। सेकंड आपका है इमरजेंसी प्रोविजंस, आर्टिकल नंबर 352 से 360 तक। एंड देन थर्ड आपका आता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट इज प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये आपके टॉपिक्स हैं। अगर हम बाइफिकेशन ऑफ मार्क्स की बात करें तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि 12.5 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका 5 मार्क्स में, क्योंकि इसमें कई सारी आर्टिकल्स हैं, तो इंडिपेंडेंट आर्टिकल्स अगर पूछे गए तो 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं माना जाएगा। बट अगर इसके पॉइंट्स देखेंगे तो अगर इसके सारे आर्टिकल्स को क्लब कर दिया जाए तो 12.5 के लिए भी रेलिवेंट हो सकता है। एंड देन ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसमें केशवानंद भारती केस है वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इन दोनों टॉपिक्स को क्लब करके क्वेश्चन आता है तो 12.5 के लिए आ सकता है। अदरवाइज इस टॉपिक पे डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो एक बनता ही बनता है। ठीक है, तो ये आपका मार्क्स का बाइफिकेशन। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जो फर्स्ट टॉपिक हमारा है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स इन इंडिया। ठीक है, अब इसका जो रूट आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 19 है। ये आप लोग याद रखना कि आर्टिकल नंबर 19 जो है वो बात करता है फ्रीडम की। और जो फ्रीडम्स होती हैं वो 6 फ्रीडम्स गिवन है आर्टिकल नंबर 19 में। और ये 6 फ्रीडम्स में से 2 फ्रीडम है, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ट्रेड। ठीक है, तो ये आपकी फ्रीडम है। अब ये फ्रीडम के लिए स्पेसिफिक आर्टिकल्स हैं और जो कि कवर है पार्ट नंबर 13 में, आर्टिकल नंबर 301 से लेके 307 तक। तो टेक्निकली देखें तो 6 आर्टिकल्स हैं, बट आर्टिकल नंबर 19 को अगर इंक्लूड कर लिया जाए तो क्या होंगे, 7 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, अब ये एसेंशियल क्यों है, व्हाई दिस फ्रीडम इज एसेंशियल। तो फर्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, नेक्स्ट फेडरल इंटीग्रिटी एंड कंज्यूमर बेनिफिट्स। तो 3 प्रोस्पेक्ट्स हैं इस फ्रीडम के जो कि इस फ्रीडम को बहुत जरूरी पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना देते हैं। तो फर्स्ट इज फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, मतलब देश डेवलप करेगा। देन प्रिवेंटिंग स्टेट्स फ्रॉम इम्पोजिंग बैरियर्स ऑन ट्रेड। ये फेडरल इंटीग्रिटी है, मतलब फेडरल स्ट्रक्चर मतलब डिवीजन ऑफ पावर। जो पावर है वो डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। तो जो पावर डिवाइडेड है तो स्टेट्स का डिवीजन है अलग अलग। अब एक प्रोडक्ट किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है तो क्या है कि उस पर कोई बैरियर नहीं लगना चाहिए, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो वो क्या है, फेडरल इंटीग्रिटी की बात करता है। एंड देन कंज्यूमर बेनिफिट्स, क्योंकि कंज्यूमर को डिफरेंट वैरायटी मिलेगी, डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे, तो किसी एक पे या फिर किसी की मोनोपोली पे कंज्यूमर को डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं रहेगी। तो इसलिए क्या है, वो कंज्यूमर के लिए बेनिफिशियल है। अब आर्टिकल नंबर 301 को देखते हैं जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है 301 से लेकर 307 तक। तो फर्स्ट इज फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स में सबसे पहले जो आर्टिकल नंबर 301 है वो कहता है कि सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री। मतलब कोई भी चीज उस पर कोई भी टैक्स इंपोज नहीं होना चाहिए। किस चीज पे, जो परचेज किया जा रहा है उस पर तो होगा, बट अगर कोई भी सामान इधर से उधर शिफ्ट किया जा रहा है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, जैसे आप लोग अगर किसी फॉरेन कंट्री से अपने इंडिया में कोई सामान इंपोर्ट करते हो तो उस पर लगती है ड्यूटीज या फिर टैक्सेस। ठीक है, बट अगर किसी एक स्टेट से, पर्टिकुलर स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगना चाहिए। ठीक है, This means that trade should follow freely between states and within states without unnecessary restrictions। मतलब डिफरेंट स्टेट्स के बीच में, और अगर एक ही स्टेट है तो उसकी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के ट्रेड जो है वो फ्री होना चाहिए, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड दिस फ्रॉम सेक्शन 92 ऑफ द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका सोर्स क्या है, सेक्शन 92 है ऑफ द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ऑस्ट्रेलिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सेक्शन 92 से इसको अडॉप्ट किया गया है। अब इसमें क्या पॉइंट्स है, फर्स्ट इज इट कवर्स ट्रेड, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ट्रेड मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स, कॉमर्स बिजनेस एक्टिविटीज, कॉमर्स को हम बोलते हैं बिजनेस एक्टिविटीज, एंड इंटरकोर्स मूवमेंट ऑफ पर्संस एंड गुड्स। मतलब एक पर्सन दूसरे स्टेट में जाके सामान परचेज कर सकता है विदाउट एनी एक्स्ट्रा टैक्स। जो टैक्स इस स्टेट में उसको लगेगा, मतलब उसके स्टेट में उसको लगेगा, वही सेम टैक्स उसको बाहर लगेगा। बट वो इस चीज का कोई टैक्स नहीं होगा कि वो बाहर से कोई चीज दूसरे स्टेट से इंपोर्ट करके लेके आ रहा है अपने स्टेट में। जैसे ट्रेन वगैरह में कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा कि वो जो भी प्रोडक्ट लेके आ रहा है उसके। देन फ्रीडम अप्लाइज टू बोथ इंटरस्टेट एंड इंटरस्टेट ट्रेड। मतलब इंटरस्टेट मतलब बिटवीन द 2 स्टेट्स, सपोज यूपी एंड सपोज मध्य प्रदेश, सो दे आर द 2 स्टेट्स। अगर इन 2 स्टेट्स के बीच में कोई ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटी हो रही है या सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है तो उस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी, फ्रीडम होगी। देन सेकंड क्या है, इंट्रा स्टेट ट्रेड, मतलब विद इन द स्टेट फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट टू द अनदर डिस्ट्रिक्ट। एक स्टेट में ही दूसरी डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अगर आपको ट्रांसफर करना है सामान का या फिर कोई परचेज करना है गुड, तो आप पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाएगी।
इसमें क्या है थर्ड, द गवर्नमेंट पॉलिसीज मस्ट नॉट क्रिएट अनरीजनेबल बैरियर्स टू द फ्री ट्रेड, मतलब जो फ्री ट्रेड की पॉलिसी है उसमें कोई भी बैरियर नहीं लगाएगी गवर्नमेंट की पॉलिसीज। देन आर्टिकल नंबर 302, पार्लियामेंट्स पावर टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, मतलब क्या है कि कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस तो ऐसे लगाने पड़ेंगे ताकि कोई भी प्रैक्टिस इस तरीके की ना हो जाए कि वो किसी भी पर्सन को हार्म करने लगे। ठीक है, जिसमें लिखा है पार्लियामेंट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स इफ नेसेसरी फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है, उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। एग्जांपल क्या है पब्लिक इंटरेस्ट का, नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न्स। सपोज दैट यूपी में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, अब इसको मद्देनजर रखते हुए पार्लियामेंट ने प्लास्टिक को बैन कर दिया फॉर द स्टेट ऑफ यूपी। ठीक है, अब अगर पार्लियामेंट ऐसा करता है तो इस केस में क्या होगा कि यूपी के अंदर अगर कोई पॉलिथीन इंपोर्ट कर रहा है तो वो क्या होगा, वो बैंड होगा, वो रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होगी। बट ये क्या है, इन्वायरमेंटल कंसर्न के लिए बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि पॉलिथीन इज अ वेस्ट फॉर इन्वायरमेंट। ठीक है, तो वो क्या करता है, इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा पॉल्यूट करता है, तो इस वजह से उस चीज को अलाउड है, क्योंकि वो क्या है, पब्लिक बेनिफिट यानी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए वो चीज है। दिस मीन्स पार्लियामेंट हैज ओवरराइडिंग पावर ओवर स्टेट्स व्हेन इट कम्स टू रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड, मतलब जो स्टेट के लॉज हैं उस पे ओवरराइडिंग पावर है पार्लियामेंट की, अगर ये बात कर रहा है किसकी, रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड या फिर रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड रिलेटेड मूवमेंट की। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू कंट्रोल प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल गुड्स लाइक ग्रेन्स, फ्यूल एटसेट्रा। ठीक है, तो अब जो फ्यूल रिलेटेड लॉज है वो बनाता है पार्लियामेंट। तो अगर किसी स्टेट में कोई नेशनल सिक्योरिटी को लेके या फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लेकर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उस केस में उसको गवर्न कर सकता है पार्लियामेंट, उस पर लॉ बना सकता है। देन आर्टिकल नंबर 303, दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन ट्रेड, अगर ट्रेड में कोई पर्टिकुलर बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो वो प्रोहिबिटेड है, वो अलाउड नहीं है। इसमें नीदर द पार्लियामेंट नॉर द स्टेट लेजिस्लेचर कैन पास लॉज दैट फेवर वन स्टेट ओवर द अदर इन ट्रेड एंड कॉमर्स। सपोज दैट पार्लियामेंट अगर कोई ऐसा लॉ बनाए जो कि एक पर्टिकुलर स्टेट को फेवर कर रहा है, सपोज पार्लियामेंट ने कोई ऐसा लॉ बनाया जो कि मध्य प्रदेश को फेवर कर रहा है ओवर उत्तराखंड। ठीक है, तो ऐसे स्टेट के लिए क्या होगा, वो लॉ क्या होगा, डिस्क्रिमिनेटिव होगा, और अगर कोई भी लॉ डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करता है तो क्या होगा, प्रोहिबिटेड होता है, मतलब वो अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट होता है। ठीक है, तो फेवरिज्म नहीं हो सकता। देन provides an exception if there is scarcity of goods, parliament can impose discriminatory trade measures, मतलब क्या है, सपोज दैट यूपी में ग्रेन्स की अगर कमी हो गई तो उस केस में पार्लियामेंट ने मध्य प्रदेश को अगर स्पेशल कुछ अलाउंसेस देने की बात की, या फिर जो यूपी में टैक्स लगता था ग्रेन्स के ऊपर वो टैक्स अगर हटा दिया गया, या फिर ऐसी कोई भी बेनिफिशियल स्कीम जिससे लोगों ने यूपी में ग्रेन्स भेजना शुरू कर दिया, तो उस केस में वो चीज अलाउड होगी, क्योंकि वो क्या कर रहा है, स्कार्सिटी ऑफ गुड्स को रिकवर करा रहा है, रिकवरी के लिए है वो, बेसिकली वो पब्लिक गुड के लिए है, तो इसलिए वो चीज अलाउड होगी। एग्जाम्पल, ड्यूरिंग फूड शॉर्टेजेस द गवर्नमेंट कैन रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम सरप्लस स्टेट्स टू द डेफिसिट स्टेट्स, मतलब जिनके पास ऑलरेडी बहुत सारा सफिशिएंट है उससे मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करा सकती है कि वो कहीं और ना भेज के वो स्टेट्स जहां पे जरूरत है उस ग्रेन की या फिर उस फूड की, तो उसको वहां पे सप्लाई के लिए बोल सकते हैं, फोर्स कर सकते हैं। तो वो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ नहीं होगा, वो डिस्क्रिमिनेटिव नहीं माना जाएगा, वो अलाउड माना जाएगा। देन आर्टिकल नंबर 304 जो कि बात करता है पावर ऑफ स्टेट्स की, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर कैन इम्पोज सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। फर्स्ट, स्टेट कैन इम्पोज टैक्सेस ऑन गुड्स कमिंग फ्रॉम अनदर स्टेट इफ सिमिलर गुड्स प्रोड्यूस विद इन द स्टेट आर टैक्स्ड, मतलब क्या है, अगर एक स्टेट में सपोज एक्स एक प्रोडक्ट है जो कि उस स्टेट में मैन्युफैक्चर होता है और वो टैक्स भी लगाया जाता है उस पर, बट वही एक्स अगर प्रोडक्ट कोई बाहर दूसरा स्टेट उस स्टेट में इंपोर्ट कराता है, भेजता है, तो उस केस में वो जो एक्स प्रोडक्ट है क्योंकि उस स्टेट में जिसमें वो खुद प्रोड्यूस हो रहा है उस पर टैक्स लग रहा है, तो जो बाहर से आएगा तो उस पर भी टैक्स इंपोज कर सकता है। मतलब कोई भी स्टेट ऐसा नहीं कर सकता जो वो खुद प्रोड्यूस कर रहा है उस पर टैक्स ना लगाए, और अगर वही सेम प्रोडक्ट बाहर से इंपोर्ट कराए तो उस पर टैक्स लगा दे, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। अगर वो खुद के प्रोडक्शन पे टैक्स लगा रहा है तो सेम प्रोडक्ट के प्रोडक्शन पे या फिर इंपोर्ट करने पर उस पर भी टैक्स लगाया जा सकता है। Then state can impose reasonable restriction on trade and commerce of for public interest, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट के फेवर में अगर कोई बात है तो उस पर स्टेट के पास राइट है कि वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है अगर पब्लिक इंटरेस्ट की बात है तो, बट प्राइवेट अप्रूव फ्रॉम द प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेना जरूरी हो जाएगा। देन दिस इज एग्जाम्पल। उसके बाद नेक्स्ट आपका आर्टिकल नंबर 305 प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट मोनोपोलीज, मतलब स्टेट मोनोपोलीज को प्रोटेक्ट करना। इफ अ स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल्स the trade sector, then article 305 protects it from challenges under 301. This allows public sector enterprise to function without legal challenges on free trade grounds. Example, state electricity board and public transport services operate under this provision. मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो स्टेट का है, ठीक है, मतलब जो बिजली पे कंट्रोल है, मतलब बिजली को कंट्रोल करने का मतलब ये है इलेक्ट्रिसिटी की जो
पेमेंट है, मतलब जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस आप देते हैं, बिजली का बिल, उस पर स्टेट का राइट है, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे अगर स्टेट का राइट है, तो क्या है, स्टेट मोनोपोलिस को प्रोटेक्ट कर रहा है। क्योंकि अगर उसमें कोई भी इंटरफेरेंस हो जाएगा तो उस केस में स्टेट मोनोपोलिस, मतलब स्टेट की जो बॉडीज हैं वो टिक नहीं पाएंगी, तो इसलिए प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हर इंडिविजुअल के पास एक राइट है, दैट इज राइट टू लाइफ, और राइट टू लाइफ में ही राइट टू लिव विद डिग्निटी आता है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी या फिर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो क्या है, राइट टू लिव विद डिग्निटी है। तो उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन अगर होगा और वो प्राइवेट कंपनी करेगी तो वो कह सकती है, क्योंकि हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं बिकॉज वी आर अलाउड। बट अगर स्टेट डिस्क्रिमिनेट करती है तो वो वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट होगा, और अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हो तो आप आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये स्टेट मोनोपोलिस को प्रोटेक्ट करता है, आर्टिकल 305। देन नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ एन अथॉरिटी, मतलब क्या है, दिस आर्टिकल अलाउज पार्लियामेंट टू अपॉइंट एन अथॉरिटी टू ओवरसी और रेगुलेट इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, हाउएवर नो सच अथॉरिटी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड येट। मतलब अभी तक ऐसी कोई अथॉरिटी एस्टैब्लिश नहीं हुई है, बट अपॉइंटमेंट ऑफ अथॉरिटी की पावर पार्लियामेंट के पास है कि अगर कोई भी इंटर स्टेट ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटी हो रही है तो उसको ओवरसी करे, मतलब उस पर एक वॉचडॉग की तरह काम करे, उस पर एक नजर रखे कि कहीं उसमें कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, या फिर कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं इंपोज हो रही है, या फिर उसको किस तरीके से बेटर तरीके से रेगुलेट किया जा सकता है, उसके रिलेटेड पॉलिसीज या फिर लॉ बनाए। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट केस लॉज है, ये आप मेंशन करेंगे, इसमें फैक्ट्स एज वेल एज जजमेंट लिखी हुई है, ये आप देख लेंगे। एंड देन आपका आता है नेक्स्ट, ये केस लॉ है, उसके बाद नेक्स्ट ये केस लॉ है। तो ये आपके 3-4 केस लॉज हैं। तो आपको एक मिनिमम, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आपको एक केस लॉ याद होना चाहिए पर टॉपिक। ठीक है, देन प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, ये आपका एग्जांपल्स है 3-4, ये आप देख लेंगे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट टॉपिक ओवर। देन नेक्स्ट आपका ये कंक्लूजन है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है इमरजेंसी प्रोविजंस। तो फर्स्ट टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, इसमें ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्शंस किस तरीके से लगा सकते हैं और किस तरीके से नहीं लगाई जानी चाहिए, वो आपको समझ में आ गया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा है इमरजेंसी। इमरजेंसी का मतलब क्या है, हमारे इंडिया में बेसिकली 3 टाइप की इमरजेंसी को हमने रिकॉग्नाइज करा है। तो फर्स्ट टाइप इज नेशनल, नेक्स्ट इज स्टेट, एंड थर्ड इज फाइनेंशियल। तो ये 3 टाइप की इमरजेंसी है। नेशनल मतलब पूरे इंडिया में ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए नॉर्मल गवर्नेंस के, तो उस केस में हम नेशनल इमरजेंसी मानते हैं। अगर स्टेट इमरजेंसी की मैं बात करूं तो स्टेट इमरजेंसी वो चीज होती है कि पर्टिकुलर स्टेट में अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जो कि उस स्टेट मशीनरी से सॉर्ट आउट नहीं हो सकती, या फिर वो स्टेट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सिचुएशन में चला जाए और वो रिकवरी के लिए वहां से पॉसिबल ना हो पर्टिकुलर स्टेट मशीनरी से, तो उसको बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी। मतलब एक स्टेट की बात है, या फिर मोर देन 1 स्टेट्स, बट सब स्टेट्स इसमें इंक्लूडेड नहीं होते, कुछ स्टेट्स में अगर प्रॉब्लम आ जाए तो। देन फाइनेंशियल मतलब जब भी कोई भी स्टेट या फिर इंडिया अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजरेगा तो उसको फाइनेंशियल इमरजेंसी का टर्म दिया गया है, मतलब मनी रिलेटेड। अब इसमें क्या है, जो इमरजेंसी के प्रोविजन है वो पार्ट नंबर 18 में है, दैट इज आर्टिकल नंबर 352 से लेके 360 तक। ठीक है, अब इसमें क्या है, दीज प्रोविजंस अलाउ सेंट्रल गवर्नमेंट टू एज्यूम ग्रेटर पावर्स हैंडल क्राइसिस इफेक्टिवली। अगर कोई क्राइसिस हुआ है तो उसको हैंडल करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ग्रेटर पावर आ जाती है। अब ये मैंने आपको बता ही दिया, 3 इमरजेंसीज होती है, नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, अब इसमें क्या है, टाइप्स ऑफ इमरजेंसी एंड देयर प्रोविजंस। तो फर्स्ट हम नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो देखो, सबसे पहले मैंने इस टॉपिक को 2 पार्ट्स में एक्सप्लेन किया हुआ है इस नोट्स में। तो पहला है जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, दैट है आर्टिकल नंबर 352 जो कि नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, 356 जो कि स्टेट इमरजेंसी की बात करता है, एंड 360 जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। उसको एलेबोरेट करा है, एक्सप्लेन करा है फॉर योर आंसर्स। जिनको आर्टिकल याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम है वो इस कंटेंट को समझ के अपने आंसर्स में मेंशन कर सकते हैं। बट कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको आर्टिकल याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो फ्लुएंटली आर्टिकल को मेंशन करते हैं या करना चाहते हैं फॉर फेचिंग बेटर मार्क्स। तो वो क्या करेंगे, वो इसी नोट्स में, अभी मैं आगे बढ़ूंगा तो उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वो नोट्स में मैंने प्रॉपर्ली आर्टिकल वाइज, आर्टिकल नंबर 352 से लेकर 360 तक इमरजेंसी के प्रोविजंस हैं, तो सारे आर्टिकल्स मैंने एलेबोरेट करे हुए हैं, एक्सप्लेन करे हुए हैं। तो वीडियो पॉज करके उसको रेफर कर सकते हैं। Then first is national emergency. तो declared when the security of India or any part of it is threatened due to war, external aggression, armed rebellion. तो ये 3 कंडीशंस है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन। ठीक है, तो ये क्या है, अगर ऐसा कुछ होता है तो उसमें नेशनल इमरजेंसी को इंपोज किया जा सकता है। देन नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन द कैबिनेट। प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेंगे हमेशा इमरजेंसी को, और इमरजेंसी को एक और बात बोली जाती है, प्रेसिडेंट रूल।
मतलब जब इमरजेंसी इम्पोज हो जाती है, चाहे नेशनल हो, चाहे स्टेट हो, चाहे फाइनेंशियल हो, तो उस केस में जो प्रेसिडेंट का रूल है वो शुरू हो जाता है और जो स्टेट मशीनरी है या फिर जो लोकसभा है उसको खत्म कर दिया जाता है। खत्म मतलब स्टे कर दिया जाता है, उसको फिर कंटिन्यू करा सकते हैं आफ्टर द सेसेशन ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, अब नेशनल इमरजेंसी में समझ में आ गया कि जो लगाता है वो कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, बट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। ठीक है, द नेक्स्ट इज 36th constitutional amendment removed the requirement of written proclamation being approved by the parliament within 1 month। मतलब क्या है, पहले क्या होता था कि जो रिटर्न प्रोक्लेमेशन होती थी इमरजेंसी की उसको पार्लियामेंट को अप्रूव करना होता था विद इन 1 मंथ, बट 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से वो चीज खत्म हो गई है, मतलब दैट हैज बीन डन अवे विद। ठीक है, अब इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी क्या है, फर्स्ट फंडामेंटल राइट्स जो कि आर्टिकल 19 में है वो सस्पेंड हो जाते हैं। बेसिकली आर्टिकल नंबर 14 से लेके आर्टिकल नंबर 32 तक में 32 बचता है, मतलब आर्टिकल नंबर 32 आपका राइट रह जाता है, प्लस आर्टिकल नंबर 20 रह जाता है, प्लस आर्टिकल नंबर 21। ये 3 फंडामेंटल राइट्स आपके एग्जिस्ट करते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी, और अगर बाकी फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो वो सस्पेंड हो जाते हैं, मतलब वो खत्म हो जाते हैं। जब तक इमरजेंसी चलेगी तब तक बाकी फंडामेंटल राइट्स को आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। देन पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट इंक्लूडिंग स्टेट सब्जेक्ट्स। ये जब मैंने आर्टिकल नंबर आपको 349 से लेके 351 तक कराया था तो मैंने आपको बताया था कि 2 सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब पार्लियामेंट स्टेट सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकता है। फर्स्ट सिचुएशन ये होती है जब स्टेट गवर्नमेंट मांग ले, मतलब स्टेट गवर्नमेंट एग्री कर जाए कि आप स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर लॉ बना दो, या फिर सेकंड सिचुएशन होती है इमरजेंसी की। तो अगर इमरजेंसी की सिचुएशन है तो पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट इंक्लूडिंग स्टेट लिस्ट। ठीक है, देन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट्स कम अंडर द कंट्रोल ऑफ यूनियन। ठीक है, मतलब क्या है, यूनियन गवर्नमेंट का कंट्रोल आ जाएगा, मतलब प्रेसिडेंट का कंट्रोल आ जाएगा। बेसिकली पार्लियामेंट में कौन चीजें होती है, 3 चीजें होती हैं, फर्स्ट लोकसभा, नेक्स्ट राज्यसभा एंड थर्ड प्रेसिडेंट। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट की पावर्स है, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ स्टेट जो है, जो कि गवर्नर के पास होती हैं या फिर चीफ मिनिस्टर के पास होती हैं, वो किसके पास आ जाएंगी, यूनियन के पास। ठीक है, नेक्स्ट टेन्योर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 5 years बाय 1 year एट अ टाइम। मतलब क्या है, जब भी इमरजेंसी इंपोज हो जाती है तो जो भी वर्किंग मशीनरी होती है ऑफ द स्टेट और ऑफ द नेशन उसको स्टे कर दिया जाता है, उसको रोक दिया जाता है। तो जब इमरजेंसी खत्म होगी, इमरजेंसी प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जब इमरजेंसी सीजेट करती है, मतलब खत्म हो जाती है, तो उस केस में क्या होता है, वो जहां पे स्टे कर दिया गया था उसको जब तक नेक्स्ट इलेक्शन नहीं होंगे तब तक एक बार में 1 साल, मतलब 1 year एट द टाइम, मतलब एक बार में 1 साल के लिए उसको बढ़ाया जा सकता है। 1 साल से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते एक बार में, तो एक बार में 1 साल के लिए उसे बढ़ाया जा सकता है। ऐसे कई बार बढ़ा सकते हैं, बट एक बार में 1 साल। तो अगर उनका टेन्योर मान लो 5 साल का पूरा हो भी जाए, बट 1 year एट अ टाइम के अकॉर्डिंग उनका टेन्योर बढ़ाया जा सकता है। और ये कब तक बढ़ा सकते हैं, जब तक री इलेक्शन ना हो जाए। ठीक है, तो री इलेक्शन होने के बाद नई गवर्नमेंट को डिसाइड कर लिया जाएगा, बट जब तक री इलेक्शन नहीं हो रहा तब तक एक बार में 1 साल उसको बढ़ाया जा सकता है। और ये बढ़ाते क्यों है, क्योंकि हम पहले इलेक्शन की पोजीशन में तो आए। अगर कोई देश रिकवर कर रहा है इमरजेंसी से तो उसको इलेक्शन की पोजीशन में आने में, इलेक्शन में जितना पैसा खर्च होता है, सारी चीजें जो मैनेजमेंट होती है उसमें आने में टाइम लगता है, तो वो टाइम दिया गया है एक बार में 1 साल के अकॉर्डिंग। ठीक है, देन रिवोकेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी कैन बी रिवोक बाय द प्रेसिडेंट एनी टाइम, क्योंकि लगा प्रेसिडेंट रहे ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट, तो प्रेसिडेंट ही उसको रिवोक कर सकते हैं। इफ नॉट अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 1 month इट सीजेस टू ऑपरेट। अगर इमरजेंसी लगने के बाद, जैसे प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट ने मिलकर एडवाइस किया प्रेसिडेंट को इमरजेंसी इंपोज करने के लिए, इमरजेंसी इंपोज हो गई, उसके बाद अगर जो इमरजेंसी का ऑर्डर था वो अप्रूव ना हो हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा के थ्रू वो अप्रूव ना हो विद इन 1 month, जैसे आज की डेट से अगर मान लो लगती है, तो आज की डेट से अगर वो लोकसभा और राज्यसभा में अप्रूव ना हो तो उस केस में क्या है, वो खत्म हो जाएगी, इमरजेंसी इंपोज खत्म हो जाएगा। A minimum of 1/10 of Lok Sabha members can request स्पेशल सेशन टू रिव्यू द इमरजेंसी। इमरजेंसी इंपोज हो गई, अब इंपोज होने के बाद 1/10 ऑफ द मेंबर्स, अब उनको लगे कि सिचुएशन ठीक हो चुकी है, रिकवरी हो चुकी है, तो उसमें क्या है, जो लोकसभा के 1/10 मेंबर्स हैं, जो लोकसभा में पार्ट हैं, और उसके अगर 1/10 लोग अगर चाहें तो वो क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं स्पेशल सेशन के लिए, ताकि वो रिव्यू कर सके कि इमरजेंसी को भी कंटिन्यू रखना है या फिर सीजेट कर देना है, खत्म कर देना है। देन दीज आर योर इंपॉर्टेंट केस लॉज, ये आप मेंशन करेंगे, और ये आपका केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, दैट इज सुप्रीम कोर्ट upheld the suspension of fundamental rights during an emergency, but this ruling was later overruled in the Puttaswamy case. This was case Puttaswamy versus यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये केस में ये हेल्ड हुआ था, एडीएम जबलपुर केस, ये बहुत ज्यादा
इंपॉर्टेंट केस है फॉर द पॉइंट ऑफ इमरजेंसी। तो इसमें क्या था, सारे फंडामेंटल राइट्स सीजेट हो जाते थे, खत्म हो जाते थे ड्यूरिंग इमरजेंसी। बट केस पुट्टास्वामी में ये हेल्ड हुआ था कि सारे फंडामेंटल राइट्स खत्म नहीं होंगे, आर्टिकल नंबर 20 एंड 21 ये आपका अलाइव रहता है ड्यूरिंग इमरजेंसी एज वेल, ठीक है। देन दिस इज योर केशवानंद भारती केस। तो ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है एंड दिस इज मिनरेबल मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, लिमिटेड टू गवर्नमेंट पावर्स ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड हेल्ड जुडिशियल रिव्यू कैन नॉट बी सस्पेंडेड। मतलब आर्टिकल नंबर 32 जुडिशियल रिव्यू सस्पेंड नहीं हो सकता। तो बेसिकली ये 3 आर्टिकल्स आपके इस केस के थ्रू, मतलब एडीएम जबलपुर में बोला था कि सारे फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाते हैं। देन केस पुट्टास्वामी केस, ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसमें बोला था आर्टिकल नंबर 20 एंड 21 अलाइव रहेंगे एंड योर आर्टिकल नंबर 32 एज पर मिनरेबा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देन दीज आर योर एग्जांपल्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी, इतनी बार नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है। एंड देन स्टेट इमरजेंसी, दैट इज प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल नंबर 356। कब लगती है, जब स्टेट मशीनरी फेल हो जाए टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो क्या होगा, प्रेसिडेंट जो है इमरजेंसी इम्पोज कर सकते हैं और वहां पे प्रेसिडेंट रूल शुरू हो जाएगा। उसके बाद कैसे होती है, द गवर्नर सेंड्स अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट रिकमेंडिंग द प्रेसिडेंट रूल्स इन द स्टेट। मतलब गवर्नर रिकमेंड करेगा प्रेसिडेंट को टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। मैक्सिमम ड्यूरेशन इज 6 मंथ्स, मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए लग सकती है, बट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 3 years विद द पार्लियामेंट्री अप्रूवल। अगर मैक्सिमम जो है वो 6 मंथ्स तक है एक बार में, वन टाइम में 6 मंथ्स, बट एक्सटेंड किया जा सकता है 3 years के लिए अगर पार्लियामेंट चाहेगा तो। Then effects of president rule, state legislature is dissolved or suspended. Second, president assumes the executive power of the state. executive power president के पास आ जाएंगी, और जो state legislature है मतलब MLAs वो क्या होंगे सस्पेंड हो जाएंगे या फिर डिसॉल्व हो जाएंगे। देन पार्लियामेंट मेक लॉज फॉर द स्टेट, ये मैं बता ही चुका। देन रिवोकेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, रिवोकेशन कब होगा, कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जब चाहेंगे तब रिवोक कर सकते हैं। देन इफ नॉट अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन 2 months इट सीजेस टू ऑपरेट। अगर पार्लियामेंट ने अप्रूव नहीं किया 2 महीने के अंदर तो वो खत्म हो जाएगा, स्टेट इमरजेंसी नहीं लगेगी। देन दीज आर योर इंपॉर्टेंट केस, SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन इंडिया, फर्स्ट पंजाब, बिहार, उत्तराखंड इसमें लग चुकी है। देन फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल नंबर 360 डिक्लेयर्ड व्हेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया इज एट रिस्क। मतलब जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात आ जाएगी तब फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया जाता है कि भैया अब फाइनेंस जो है मैनेज नहीं हो रहा। देन द प्रेसिडेंट हैज पावर टू रिड्यूस सैलरीज इंक्लूडिंग दोज ऑफ जजेस एंड कैन डायरेक्ट फाइनेंशियल पॉलिसीज। मतलब क्या है, जो सरकारी इंप्लॉयज है उनकी सैलरीज को रिड्यूस किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, और जो जजेस हैं उनकी सैलरी को कम किया जा सकता है, एज वेल एज फाइनेंशियल पॉलिसीज को इंपोज किया जा सकता है। जैसे घर में क्या होता है, अगर मान लो कभी पैसे की दिक्कत आती है तो हम जैसे अपने एक्सपेंसेस पर कट डाउन करते हैं, सिमिलरली वैसे ही गवर्नमेंट के पास पावर है कि अगर पैसे पे दिक्कत आती है तो वो अपने एक्सपेंसेस को कट आउट कर सकते हैं। Then effects of financial emergency, salaries of government officials including judges can be reduced. President can direct the states on financial matters. All money bills of the state require president's approval. ठीक है। Then revocation of financial emergency can be revoked by the president at any point of time. Then examples of financial emergency, never, कभी नहीं लगी कि इंडिया में अभी तक अच्छी बात है कि अभी तक कभी ऐसी नौबत नहीं है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी पड़े। बट इन 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस इतना भयानक हुआ था कि ऐसा लगा था कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी पड़ सकती है, बट अभी तक लगी नहीं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन द 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी। ये एक फ्लो चार्ट है या फिर टेबल मान लो आप, इसको टेबल है तो इसको आप देख लेंगे एंड देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्रिटिसिज्म एंड सेफगार्ड अगेंस्ट द अब्यूज। अब इमरजेंसी प्रोविजंस ऐसे हैं जो कि अगर कोई पावरफुल पर्सन चाहे या फिर प्रेसिडेंट चाहे या फिर लोकसभा के मेंबर चाहे या फिर रूलिंग पार्टी चाहे तो उसको मिसयूज कर सकता है। तो मिसयूज को रोकने के लिए इंदिरा गांधी इमरजेंसी वाज यूज्ड टू सप्रेस पॉलिटिकल ऑपोजिशन। नेक्स्ट, थ्रेट टू फेडरलिज्म, अगर मिसयूज होगा तो मिसयूज होने की वजह से फेडरल स्ट्रक्चर जो है, क्योंकि इमरजेंसी में पावर चली जाती है सेंटर के पास और इमरजेंसी इज योर यूनिटरी फीचर, तो इसलिए क्या है फेडरल स्ट्रक्चर को डिसमिस कर सकता है या फिर थ्रेट हो सकता है इमरजेंसी से। तो क्या है, ये आपका क्रिटिसिज्म है, मतलब मिसयूज ऑफ पॉलिटिकल गेन्स एंड थ्रेट टू फेडरल स्ट्रक्चर एंड वीकनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाते हैं तो डेमोक्रेसी वीक हो जाती है। सेफगार्ड क्या है, सेफगार्ड है 44th अमेंडमेंट। It made harder to impose national emergency only based on war, external aggression और armed rebellion। मतलब 3 ही सिचुएशन में नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। प्रेसिडेंट मस्ट एक्ट ऑन रिटन एडवाइस ऑफ द कैबिनेट एंड थर्ड इज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल नंबर 20 and 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। दिस वाज हेल्ड इन आर्टिकल नंबर 44th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू क्या है, सुप्रीम कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन इमरजेंसी इफ फाउंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगे कि इमरजेंसी नहीं लगाई जानी चाहिए और लगा रखी है तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है अंडर जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल नंबर 32
कि वो इमरजेंसी को रिमूव कर सकता है अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, देन दिस इज योर केस। उसके बाद नेक्स्ट है ये आर्टिकल्स, जो मैं कह रहा था जिन लोगों को आर्टिकल रिमेंबर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो उस केस में उनके लिए मैंने आर्टिकल्स भी इलेबोरेट करे हुए हैं। अभी आप लोग आर्टिकल्स वीडियो पॉज करके समझ सकते हैं। देन ये आपके आर्टिकल्स के साथ बाइफिकेशंस भी हैं, क्योंकि आप सिर्फ प्योर आर्टिकल्स तो नहीं लिख सकते, तो उस केस में आपको ये हेल्प करेगा टू इंप्रूव योर कंटेंट। आर्टिकल नंबर 353 इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। आर्टिकल नंबर 354 फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, एंड देन आर्टिकल नंबर 355 ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट्स। आर्टिकल नंबर 356 स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल, व्हाट इज क्या है आर्टिकल नंबर 356, ये लिखा हुआ है। देन अप्रूवल एंड ड्यूरेशन, ये आपका मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। देन इफेक्ट्स ऑफ प्रेसिडेंट रूल, ये भी डिस्कस हो चुका है। देन केस लॉस एंड एग्जांपल, ये भी डिस्कस हो चुका है, ठीक है। एंड देन आर्टिकल नंबर 357 लेजिस्लेटिव पावर ऑफ यूनियन प्रेसिडेंट रूल, क्या है लेजिस्लेटिव पावर, ये लिखा हुआ है। एंड देन आर्टिकल नंबर 358 सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये क्या है ये भी मेंशन्ड है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 359 सस्पेंशन ऑफ राइट्स बाय द प्रेसिडेंट कैन इशू एन ऑर्डर सस्पेंडिंग एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल नंबर 20 एंड 21, ठीक है। उसके बाद ये दो केसेस ये मैं बता ही चुका हूं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, एंड दिस इज ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इट स्टेट्स, अप्रूवल एंड ड्यूरेशन, इफेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं। तो जिसको आर्टिकल वाइज अपना आंसर मेंशन करना है एक स्ट्रक्चराइज्ड वे में, वो ऐसा कर सकता है। अदरवाइज जो मैंने प्रोसेस बताया उससे भी काफी हद तक, मतलब ये मान लो 19-20 का ही फर्क है। फॉर बेटर एज, ठीक है, या फिर फॉर जुडिशियरी प्रिपरेशन आपको आर्टिकल वाइज पता होना ज्यादा बेटर रहेगा। देन आर्टिकल नंबर आपका लास्ट है आपका अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज आर्टिकल नंबर 368, ठीक है। तो अब इसको हम डिस्कस करते हैं। देखो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो रिजिड भी है, वो फ्लेक्सिबल भी है, मतलब पार्शियली रिजिड एंड पार्शियली फ्लेक्सिबल, ठीक है। अब अमेंडमेंट का प्रोसेस क्या है, आर्टिकल नंबर 368 में है, और अमेंडमेंट के साथ जुड़ी हुई है ये डॉक्ट्रिन, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब सबसे पहले आर्टिकल नंबर 368 को डिस्कस करते हैं। तो आर्टिकल नंबर 368 में अगर आप ध्यान देंगे तो अमेंडमेंट करने के कई सारे तरीके हैं। अगर ऑर्डिनरी लॉ है तो वो सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट हो सकता है, मतलब सिंपल मेजोरिटी का क्या है वो मैं भी बताऊंगा। देन स्पेशल मेजोरिटी, अगर कोई भी लॉ ऐसा है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करता है तो वो स्पेशल मेजोरिटी से होता है। थर्ड है आपका बाय स्पेशल मेजोरिटी विद रेटिफिकेशन बाय द स्टेट्स। अगर कोई लॉ ऐसा है जो कि फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है तो उसमें क्या होगा, रेटिफिकेशन बाय द स्टेट्स, मतलब स्टेट्स को भी वो लॉ एक्सेप्ट करना पड़ेगा तब वो चेंज होगा, ठीक है। तो फेडरल स्ट्रक्चर मतलब डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो अगर कोई लॉ ऐसा है जो कि फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेट कर रहा है तो स्टेट को भी उसे अप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। अब फर्स्ट बाय सिंपल मेजोरिटी, दे फॉलो नॉर्मल लेजिस्लेटिव प्रोसेस दैट इज पास्ड बाय अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। सपोज लोकसभा में 550 मेंबर्स हैं, तो सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या है, डिवाइड बाय 2 करेंगे अगर तो 225 लोग, ठीक है, 225 लोग हाफ हो जाएगा। तो अगर सिंपल मेजोरिटी का मतलब है तो 226 लोगों ने अगर वोटिंग करी दी यस के फेवर में तो वो बिल क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, ठीक है। तो वो अमेंडमेंट पास हो जाएगा। देन एग्जांपल्स ऑफ अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी, एडमिशन और ऑल्टरेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ये क्या है बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेट नहीं करता तो क्या है सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, चेंजेस इन स्टेट बाउंड्रीज, सैलरीज अलाउंसेस ऑफ एमपी, स्टेट सिटीजनशिप प्रोविजंस, तो ये क्या है सिंपल मेजोरिटी से चेंज हो जाता है। अब स्पेशल मेजोरिटी की बात करते हैं जो कि आर्टिकल नंबर 368 डेडिकेटेड है उसके लिए। तो फर्स्ट इज 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब क्या है, अगर जो मेंबर्स वोट कर रहे हैं, सपोज 400 मेंबर्स वोट कर रहे हैं, अब इसका 2/3 इतना वोट हमको चाहिए फॉर पासिंग द लॉ। अगर 2/3 नहीं है तो वो लॉ पास नहीं हो सकता, ठीक है। मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ ईच हाउस मस्ट वोट इन फेवर, ठीक है। अब एग्जांपल्स ऑफ अमेंडमेंट, फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि ये क्या है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम, द प्रेसिडेंट्स इलेक्शन प्रोसेस, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो ये क्या होगा, ये स्पेशल मेजोरिटी से चेंज किया जा सकता है। अब थर्ड है हमारा अमेंडमेंट बाय द स्पेशल मेजोरिटी विद रेटिफिकेशन बाय द स्टेट्स, ये भी आर्टिकल नंबर 368 में है। इन सम केसेस आफ्टर बीइंग पास बाय द पार्लियामेंट द अमेंडमेंट मस्ट बी रेटिफाइड बाय एटलीस्ट 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। मतलब क्या है, स्टेट में भी देखो इसमें क्या है, जो अमेंडमेंट जो है वो पहले तो स्पेशल मेजोरिटी से पास हो रहा है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी से वो पास होगा। स्पेशल मेजोरिटी से पास होने के बाद जो स्टेट्स है
उसमें सिंपल मेजॉरिटी, मतलब उसमें 50% से ज्यादा स्टेट्स अगर यस बोल देंगे तो क्या हो जाएगा, वो लॉ पास हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जांपल्स क्या है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये स्टेट्स भी यस करते हैं इसमें, क्योंकि इसमें जो वोट करता है वो लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स करते हैं, और राज्यसभा जो है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एमएलएज होते हैं। ठीक है, देन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन, देन उसके बाद डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। तो क्योंकि इसमें क्या है, हर केस में देखोगे तो स्टेट्स की पावर, मतलब स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है, तो इसलिए क्या है, ये स्टेट रेटिफिकेशन, मतलब 50% ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया, अगर जो इंडिया में स्टेट्स है उसमें 50% ऑफ द स्टेट्स यस नहीं बोलेंगे तब तक वो लॉ पास नहीं हो सकता। ठीक है, देन स्टेप्स इन अमेंडमेंट प्रोसेस, वही पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल, अप्रूवल बाय बोथ द हाउसेस, मतलब पहले इंट्रोड्यूस किया जाएगा इधर इन लोकसभा और इन राज्यसभा में बिल पेश किया जाएगा या फिर लोकसभा में बिल पेश किया जाएगा। देन उसके बाद मस्ट बी पास बाय द स्पेशल मेजॉरिटी इन बोथ द हाउसेस, जो स्पेशल मेजॉरिटी वाले बिल्स हैं वो स्पेशल मेजॉरिटी से पास होंगे, जो सिंपल मेजॉरिटी वाले बिल्स हैं वो सिंपल मेजॉरिटी से पास होंगे। रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स, अगर बिल स्टेट पावर्स की बात करें तो रेटिफिकेशन बाय द एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स, मतलब हाफ ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया, जो इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उसके 50% स्टेट यस बोलेंगे। देन असेंट बाय द प्रेसिडेंट, फाइनल असेंट कौन देता है, प्रेसिडेंट, एंड अमेंडमेंट बिकम्स द लॉ। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। उसके बाद ये चेंजेस, ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं इन इंडियन हिस्ट्री, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपके जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू पे इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो आप इसको देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है ये जज अमेंडमेंट्स। देन उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अमेंडमेंट प्रोसेस। इसमें बेसिकली ये बात हुई थी कि अमेंडमेंट करना तो अलाउड है, बट किस लेवल तक अमेंड किया जा सकता है। देखो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली बात करता है फंडामेंटल राइट्स की, डीपीएसपी की, और कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स की जो कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल है। ठीक है, अब मान लो कोई भी गवर्नमेंट ऐसी है जो उस हार्ट एंड सोल को खींचना चाहे तो वो खींच नहीं सकती, बिकॉज अगर वो ही अलग हो गया तो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है, अब इसके लिए केशवानंद भारती केस इंपॉर्टेंट है। केशवानंद भारती में क्या हुआ था, केशवानंद भारती का पूरा केस का नाम है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, ये जजमेंट इतनी इंपॉर्टेंट है कि इस जजमेंट के बिना कॉन्स्टिट्यूशन इज इनकम्प्लीट। ठीक है, अब इस केस में क्या हेल्ड हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट करना तो अलाउड है, बट कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट जो कि बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर दे वो अलाउड नहीं होगी। It states that Parliament cannot amend the Constitution in a way that it destroys the basic structure, मतलब डिस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है वो मैं बताता हूं। अच्छा, उससे पहले एक चीज समझ लो, इंपॉर्टेंट केसेस रिलेटेड टू बेसिक स्ट्रक्चर, शंकरी प्रसाद केस, गोलकनाथ केस एंड केशवानंद भारती केस। ये केशवानंद भारती से पहले के दो केसेस हैं, मतलब पहले के दो स्टेजेस। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पार्लियामेंट हैज अनलिमिटेड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहले ये हेल्ड हुआ शंकरी प्रसाद केस में कि सुप्रीम कोर्ट के पास फुल पावर है, पार्लियामेंट के पास फुल पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हो चाहे वो डीपीएसपी हो। देन उसके बाद गोलकनाथ केस में हेल्ड हुआ, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। अभी बात सिर्फ फंडामेंटल राइट्स तक आई, बट डीपीएसपी अभी भी अलाउड थी अमेंड होने के लिए। देन आया केशवानंद भारती केस, उसमें आया द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन स्टेटिंग दैट पार्लियामेंट कैन नॉट ऑल्टर द कॉन्स्टिट्यूशन कोर वैल्यूज। जो कोर वैल्यूज है, मतलब इंसान की जैसे मॉरल वैल्यूज होती है जो उसके अंदर बाई इनबिल्ड होती है, मतलब वो किसी भी सिचुएशन में मॉरल वैल्यूज को छोड़ नहीं सकता। सिमिलरली जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका अमेंडमेंट इस तरीके से नहीं किया जा सकता कि उसकी कोर वैल्यूज ही डिस्ट्रॉय हो जाए। देन उसके बाद इंदिरा गांधी केस आया, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण। सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट सॉट टू प्रोटेक्ट इंदिरा गांधीज इलेक्शन विक्ट्री। देन मिनरावा मिल्स केस, ये हेल्ड जुडिशियल रिव्यू इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एंड कैन नॉट बी टेकन अवे, मतलब अमेंडमेंट के थ्रू जुडिशियल रिव्यू को खत्म नहीं किया जा सकता। अब व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि बेसिक स्ट्रक्चर एग्जैक्टली है क्या। तो सबसे पहला क्या है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, चाहे कुछ भी हो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर रहेगा। सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। सोवरेनिटी मतलब हु इज सोवरेन, हु इज सुप्रीम, पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, यूनिटी मतलब एकता, वो खत्म नहीं होनी चाहिए, और इंटीग्रिटी मतलब जो एकजुट बना है वो खत्म नहीं होना चाहिए। देन डेमोक्रेसी, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब वोटिंग राइट्स आपके खत्म नहीं होनी चाहिए, मतलब डेमोक्रेटिक इंडिया शुड बी अ डेमोक्रेटिक इंडिया, उसको कभी भी डिक्टेटर या फिर किसी मोनार्की में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। देन फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स, उसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता। सेपरेशन ऑफ पावर्स, मतलब बिटवीन जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर, तीन पावर्स डिवाइडेड है, जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, तो ये तीनों सेपरेट रहेंगे, अलग रहेंगे, मतलब ये सेपरेशन ऑफ पावर कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। देन जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल नंबर 32, इसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता। फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जुडिशियल रिव्यू को मैं आपको एक बात बताऊं कि इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 32 एंड आर्टिकल नंबर 13।
ये दोनों में जुडिशियल रिव्यू का एस्पेक्ट आता है। देन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, मतलब फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, उसको भी कभी भी अमेंडिंग नहीं किया जा सकता, बिकॉज वो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अच्छा, अमेंड का मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई चीज इंपॉर्टेंट ऐड नहीं करेंगे। अमेंड का मतलब ये है कि उसमें जो चीजें हैं उसको डिस्ट्रक्ट नहीं करेंगे। देन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसको कभी अमेंड नहीं किया जा सकता। सो दीज एलिमेंट्स कैन नॉट बी अमेंडेड और डिस्ट्रॉयड बाय द पार्लियामेंट। अब सिग्निफिकेंस क्या है, फर्स्ट अब्यूज ऑफ पावर को प्रोटेक्ट करता है, देन मेंटेन्स बैलेंस बिटवीन फ्लेक्सिबल एंड रिजिड। तो अगर हम रिजिडिटी की बात करें तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन चीजों को लेकर रिजिड हो गया, ठीक है। इनको अमेंड करना, इनको डिस्ट्रक्ट करना पॉसिबल नहीं है। अमेंडमेंट इज पॉसिबल बट डिस्ट्रक्शन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। देन strengthen judicial review by allowing courts to check unconstitutional amendments। अगर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो कोर्ट के पास पावर है कि उसको चेक कर सकता है। देन क्रिटिसिज्म क्या है, नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिटिक्स आर्ग्यू इट इज अ जुडिशियल डिस्क्रिशन। मतलब ये जजमेंट के थ्रू आया है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि ये चीज अमेंड नहीं की जा सकती, तो जजमेंट के थ्रू आया। तो कुछ लोगों का कहना है कि अगर ऐसा कुछ होता कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स का इंटेंशन होता तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर देते। देन gives unelected judges too much power to decide what constitutes the basic structure। मतलब जो जजेस हैं वो क्या है, इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया नहीं होते, वो उनका एक प्रोसेस अलग होता है, तो उनको पावर मिल जाती है कि डिसाइड करने के लिए कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट क्या है और क्या नहीं है। देन दिस इज योर कंक्लूजन, और इसी के साथ हमारी यूनिट 4 भी खत्म हो जाती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वो भी नेक्स्ट सब्जेक्ट की होगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन 1 है उसका हमारा सिलेबस हो गया कंप्लीट। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स।